आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और मैं ये कह सकता हूं कि इस घटना ने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया है। इस घटना ने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन को तेज किया है, मैं ये कह सकता हूं। और उसी घटना के संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। लॉर्ड लिटन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। तो उस जो कुछ नीतियां लेकर आया उसी में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, नीति है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पर लिखा भी है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, जिसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। 1878 में ये एक्ट आया। रिपन के समय का सबसे दुर्भावनापूर्ण पक्ष है और इसी के ऊपर आज हम लोगों की चर्चा होने वाली है। तो हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर हम लोगों का जो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। चलिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 है, इसको अगर हम पढ़ते हैं, ये किसके समय की घटना है? लिटन के समय की। पहली बात हो गई। मैंने अभी कहा कि इस एक्ट के और भी नाम है, जैसे भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कह सकते हैं, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कह सकते हैं। तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कह सकते हैं। अगर हम इसको कहते हैं तो इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया है, मुंह बंद करने वाला एक्ट। ये मुंह बंद करने वाला एक्ट का मतलब है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का मुंह बंद हो रहा है, इसीलिए इसको गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। तो इसको गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो इसके ऐसे विभिन्न नाम हमको देखने को मिलते हैं और मैंने भी कहा कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम का जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सी बातें थी, तो 9वें अधिनियम कि इस प्रकार से जो है इसको 1878 के 9वें अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1878 के 9वें अधिनियम के नाम से भी इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जाना जाता है। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ लिया कि इतनी बातें तो हम लोगों को मालूम ही होना चाहिए। अब आते हैं कि 1857 की क्रांति को थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो 1857 की क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या होता है ये थोड़ा सा देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासक और शासितों के बीच में कटुता पैदा हुई। और जब ये कटुता पैदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रेस भी दो भागों में बट गया। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस जो है वो सरकार की नीतियों का समर्थन करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो सरकार की नीतियों का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं भारतीय देशी भाषाओं के समाचार पत्र हैं, अगर हम यहां पर बात कर लें तो 1857 की क्रांति के पश्चात क्या होता है? क्रांति के पश्चात एक तरह से हम देखते हैं तो ये जो शासक वर्ग है और साथ में ये जो शासित वर्ग है, इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इनमें कटुता आ जाती है, कटुता पैदा हो गई।
और जब शासक और शासित वर्ग में पकड़ता हो तो जो शासक वर्ग के समर्थन में यूरोपियन समाचार पत्र थे, ये ध्यान रखना, यूरोपियन प्रेस है, ये क्या करता है, ये यूरोपियन प्रेस सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, सरकार की नीतियों का समर्थन। ये जो यूरोपियन प्रेस है ये सरकार की नीतियों का समर्थन करना शुरू कर देता है। लेकिन यहीं पर जो शासित वर्ग की बात करें, जिसको हम भारतीय लोगों की बात कर सकते हैं, भारतीय लोग अगर इनकी बात करें तो इनके जो समाचार पत्र हैं वो देशी भाषा में हैं। तो देशी भाषा के अगर हम यहां पर ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को हम लोगों को समझना है, तभी जो है टॉपिक क्लियर हो पाएगा। देशी भाषा के जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, ये अंग्रेजी नीतियों की या सरकार की, या यूं कह सकते हैं सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की नीतियां ही एक्सप्लॉयटेशन पर बेसिस हैं, शोषण पर बेसिस्ड हैं। तो जहां प्रेस भी दो भागों में बढ़ जाता है, यूरोपियन प्रेस सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, लेकिन भारतीय भाषा के जो देशी भाषा के समाचार पत्र थे वो अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करने लग जाते हैं। इस प्रकार से प्रेस दो भागों में बटेगा। और यहीं पर आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से इन समाचार पत्रों के विचारों के कारण भारतीय जनमानस में दिन प्रतिदिन असंतोष बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? असंतोष बढ़ रहा है। इसी समय आपको थोड़ा सा ले चलता हूं लिटन के शासनकाल में। तो लिटन के शासनकाल की अगर बात करें, लिटन के शासन काल की अगर बात करते हैं तो लिटन के शासनकाल में 1876-77 में एक भीषण अकाल पड़ा। 1876-77 में एक भीषण अकाल पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी भारत में एक भीषण अकाल पड़ेगा जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो जाएगी। यानी इस भीषण अकाल में जब लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लिटन का काम क्या होना चाहिए? लिटन का कार्य यह होना चाहिए कि जो भी पैसा है उस अकाल के निवारण के ऊपर खर्च कर दिया जाए, जिससे लोगों के अंदर जो तीव्र असंतोष बढ़ा हुआ था उसको रोका जा सके। लेकिन लिटन ने इस अकाल के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से लिटन के शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। और पहला दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं आप ध्यान रख लेना, राज उपाधि अधिनियम 1876। अब बताइए महाराज, हिंदुस्तान अकाल में मर रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, समाचार पत्रों के द्वारा उसको उजागर किया जा रहा है, भारत के लोगों के अंदर एक तीव्र असंतोष बढ़ रहा है, तुम उस पर दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम पहला दिल्ली दरबार आयोजन कर रहे हो। मैंने कई बार कहा है, आयोजन दिल्ली दरबार का मतलब है विलासिता। विलासिता, हिंदुस्तान के लोगों का टैक्स का पैसा यहां पानी की तरह बहाया जा रहा है। जितने भी राजे, महाराजे, नवाब, चमचे, फमचे जितने अंग्रेजों के थे, ये जनता का, किसानों का धन लूटकर उनका कहीं कहीं पैसा ले जाकर दिल्ली दरबार में पानी की तरह पैसा बहाते थे। राजा महाराजा ये लोग लेकर आते थे और लिटन को खुश करने के लिए उपहार देते थे, जबकि काम यहां होना चाहिए। इस प्रकार से इस आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम 1876। इस बात को ध्यान रख लेना, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत, इसके तहत 1 जनवरी 1877 को जब ये दिल्ली दरबार हो रहा है तो इसी दिन महारानी विक्टोरिया को इस भव्य दरबार में जो दिल्ली में किया जा रहा है, विक्टोरिया वहां नहीं है, लेकिन इस भव्य दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता। आप क्वीन ऑफ इंडिया हैं। इतनी बात करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया दिल्ली दरबार पर कहीं ना कहीं खर्च किया गया, जिससे हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो जाता है। भारतीय समाचार पत्रों ने, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाचार पत्र हैं, एक प्रकार से हम कहें तो ये भारतीय समाचार पत्र जैसे
से सोम प्रकाश की बात करें, सोम प्रकाश की बात करें जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, इसी प्रकार से अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, इन सब लोगों ने एक प्रकार से इस दिल्ली दरबार की आलोचना की। तो दिल्ली दरबार की जब आलोचना की और दिल्ली दरबार की आलोचना करते हैं, यहां तक कि कहीं न कहीं सोम प्रकाश कह रहा है रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब भारतीय समाचार पत्र एक तरह से दिल्ली दरबार की निंदा करते हैं तो भारतीयों में एक असंतोष बढ़ जाता है। लिटन को यह सोचना चाहिए था कि भाई मेरे से गलती हो गई है, उसको सुधार करना चाहिए, लेकिन लिटन ने सोचा नहीं, ये भारतीय समाचार पत्रों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे दिया है, यानी लिटन गलत डिसीजन लेने लग गए। लिटन को लगता है कि ये भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को ज्यादा अधिकार दिया गया है, इसके लिए उसने मैकाले और मैटकॉफ को दोषी ठहरा दिया। क्योंकि आप जानते हो चार्ल्स मैटकॉफ को कुल मिला के क्या कहा जाता है, भारतीय समाचार पत्रों का कहीं न कहीं मुक्तिदाता। तो लिटन को यह निष्कर्ष निकाला कि जो मैकाले थे और जो मैटकॉफ थे, जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के, यानी भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे, उनको दोषी मानता है और उसने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इसका इलाज करना चाहिए, यानी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे वो किसी भी प्रकार से सरकार की नीतियों के खिलाफ ना लिख सकेंगे, और जब नहीं लिखेंगे तो लोगों के मन में एक असंतोष पैदा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिटन 1878 में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाते हैं, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। और इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं यहां पर हम कह सकते हैं कि इसी सोच के साथ 1878 में लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास, इस बात को ध्यान रखना, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लगाने का प्रयास किया गया। यानी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी क्यों? क्योंकि भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र जो भारतीय ही निकालते हैं, उन समाचार पत्रों को अगर हम प्रतिबंधित कर देंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो लोगों में एक आक्रोश है, संतोष है, वो नहीं हो सकेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। यानी एक प्रकार से इस एक्ट के द्वारा सरकारी, यानी प्रेस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन अगर कर रहा है, तो मैं कई बार कह चुका हूं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जो पायनियर है, इसने समर्थन किया है। क्योंकि ये सरकार समर्थक समाचार पत्र था, पायनियर ने कहीं ना कहीं समर्थन किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस एक्ट में प्रोविजन, यानी जो टारगेट किया गया है वो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं। ठीक है ना? अब ध्यान रख लेना, इस एक्ट में जो प्रोविजन था उसके अनुसार भारतीय प्रेस को सरकार के पास एक सुरक्षा धन जमा कराना होता था। सुरक्षा धन यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, बंधन पत्र जिसको हम बॉन्ड कह सकते हैं, यानी भारतीय प्रेस को सरकार के पास कुछ धन, इस बात को ध्यान रखना। यानी इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या है कि भारतीय समाचार पत्र को एक सुरक्षा धन
यानी एक प्रकार से भारतीय समाचार पत्रों पर शिकंजा अब शुरू हो रहा है, यानी सुरक्षा धन जमानत के तौर पर जमा कराना पड़ता था, ये सबसे कहने के जमा कराने के लिए बाध्य किया गया, पहली बात है। तो इस प्रकार से जो है ध्यान रखना, भारतीय समाचार पत्रों को एक सुरक्षा धन एक तरह से बॉन्ड के रूप में जिसको हम बंधन पत्र कह सकते हैं, बंधन पत्र के रूप में जमा कराने के लिए कहा गया, जमा कराने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा धन जमा करिए, अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके समाचार पत्र में कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इस धन को जब्त कर लेंगे। यानी समाचार पत्रों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनके संपादक, उनके मालिकों के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक प्रकार से कहा गया कि आप सुरक्षा धन एक तरह से जमानत के रूप में, हम कह सकते हैं जमानत के रूप में सरकार के पास आप रखिए। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट लोग हुआ करते थे उनको देखने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे समाचार पत्र को या उसके प्रकाशन को बंद कर सकता था जिसमें छपने वाली खबरों से राजद्रोह या नागरिकों में असंतोष फैलने की आशंका थी। तो यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि ध्यान रखना, भारतीय भाषा बार बार लिख रहा हूं, भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार, यानी मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं यह अधिकार दे दिया गया कि जो भारतीय भाषा में समाचार पत्र हैं उनका प्रकाशन बंद करने का अधिकार दिया जाता है। यानी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन को बंद करने का अधिकार दिया गया, बंद करने का अधिकार दे दिया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला क्या दिया गया कि भाई आप जमानत के तौर पर कुछ सुरक्षा धन कहीं ना कहीं जमा करिए सरकार के पास, अगर हमको लगेगा कि तुम्हारे समाचार पत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आवाज है हम उस धन को जमा कर लेंगे। दूसरा कहा गया कि कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर निगरानी रखे, अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो उसका प्रकाशन बंद करने का अधिकार दिया गया। किसको? जिसमें छपने वाली खबरों से राजद्रोह या लोगों में असंतोष कहीं ना कहीं फैलने की आशंका हो। छपने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन को बंद करने का अधिकार दिया गया। किस स्थिति में? यदि इस प्रकाशन से राजद्रोह या लोगों में असंतोष की भावना पनप रही है। यानी किसी समाचार पत्र में अगर छपने वाली खबर से राजद्रोह की बात दिखाई दे रही है, लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो रही है, उस स्थिति में मजिस्ट्रेट आपके समाचार पत्र को बंद कर सकता है। पहला, धन जमा करिए जमानत के रूप में। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस तरह से शिकंजा कस दिया गया। तीसरी बात कर दिया गया कि जो मजिस्ट्रेट है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, उसके विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील की अनुमति नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात की जाती है। यानी मैंने अभी कहा कि जो मजिस्ट्रेट है, ये सबसे बड़ी बात, मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट ने समाचार पत्र को बंद कर दिया तो वो अपील भी नहीं कर सकता था। यानी इस मजिस्ट्रेट का जो निर्णय है वह अंतिम है, निर्णय अंतिम होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। यानी इसके निर्णय के खिलाफ आप किसी भी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। यानी इस निर्णय के खिलाफ, जो मजिस्ट्रेट का निर्णय है, इसके खिलाफ समाचार पत्र के मालिकों को अपील की अनुमति नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ी कोरोना के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर जमा की जा रही है। आप किसी भी तरीके से, सर पैसा पहले हमारे यहाँ बॉन्ड के रूप में रखिए, इसके बाद हम आपकी जांच करेंगे, जांच करने में अगर आता है कि राजद्रोह है, लोगों में असंतोष फैल रहा है, आपका समाचार पत्र बंद कर देंगे। तीसरी बात, जो मजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं ये चीज देख रहा है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की अपील करने का कोई आपको अधिकार नहीं होगा। क्लियर है?
तो इस प्रकार से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की चीजें आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि मुंह बंद करने वाला एक्ट है, ये गैंगिंग एक्ट है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस समाचार पत्र के द्वारा बहुत से समाचार पत्र बंद हुए, यानी बहुत से समाचार पत्र, चाहे हम कहीं ना कहीं सोम प्रकाश की बात करें, सोम प्रकाश ये बंद हो जा रहा है, सहचर बंद हो जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से भारत के कुछ समाचार पत्र तत्काल कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा, भारत मिहिर की बात करें, सोम प्रकाश की बात करें, तो इस प्रकार से जो है सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश की बात करें, तो इस तरह के कहीं ना कहीं समाचार पत्र जो हमको देखने को मिल रहे हैं वो बंद हो गए। सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर ये समाचार पत्र जो है ये बंद हो जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा समाचार पत्र भी है जिसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से टारगेट किया गया था, और उस समाचार पत्र की बात अगर करना चाहता हूं इस प्रकार से, वो सोम प्रकाश है। ये सोम प्रकाश को भी टारगेट किया गया था, यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से सोम प्रकाश को क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। लेकिन सोम प्रकाश के जो संपादक थे वो चालाक थे, जिनको शिशिर घोष कहते हैं, वो मोतीलाल घोष, दोनों लोग संपादक थे। ये सोम प्रकाश ने क्या किया कि रातों रात इस प्रकार से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए आपको बताना चाहता हूं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस प्रकार से अपने को रातों रात, ये बांग्ला में पहले निकलता था, लेकिन बांग्ला से क्या हो जाता है, ये बांग्ला से अंग्रेजी में अपने को ट्रांसलेट कर लेता है। यानी ये समाचार पत्र जिसको टारगेट करके कहीं ना कहीं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया जा रहा है, रातों रात ये समाचार पत्र इस प्रकार से बांग्ला से अंग्रेजी में अपने को कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि भारतीयों पर प्रतिबंध नहीं है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग इस चीजों को समझते हैं। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के दो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष थे। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के दो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष क्या थे? ये जो दो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हैं, एक है कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देशी समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत नहीं लाया जाता है। यानी इसका जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का अगर हम घृणित पक्ष कहें, तो इसका जो घृणित पक्ष है वो पहला है कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। तो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी समाचार पत्रों के बीच में क्या किया गया? भेदभाव किया गया। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इसका दुर्भावनापूर्ण पक्ष था। अंग्रेजों ने नस्लीय भेदभाव, प्रजातीय भेदभाव का नजराना जैसे एल्बर्ट बिल में दिखाया था, इसी प्रकार से हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में भी देख सकते हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को इतना खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ, यानी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ कहीं न कहीं इस प्रकार से आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। यानी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते थे। यह इसका दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, घृणित पक्ष है कि मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ये दो कहीं न कहीं इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के घृणित पक्ष हमको देखने को मिलते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड लिटन के इस निर्णय से भारत के लोगों के मन में एक असंतोष है, और जब निर्णय से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है मैं एक तरह से असंतोष है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका विरोध भी शुरू हो गया। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध भी शुरू हो जाता है। यहां तक कि वायसराय यानी गवर्नर जनरल या वायसराय की काउंसिल के 3 सदस्यों ने इस अधिनियम के विरोध में मतदान किया है। जब यह काउंसिल के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट गया था, तो आपको बताना चाहता हूं कि वायसराय यानी लिटन की वायसराय की काउंसिल के 3 सदस्यों ने इस प्रकार से इस बिल के
बिल के विरोध में मत दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विरोध में मत दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं कि एक एक चीज मुझे मालूम होना चाहिए। तो इस जब बिल कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है आता है लिटन की कार्यकारिणी में, तो उसमें कहीं ना कहीं 3 लोगों ने विरोध किया है। यहां तक कि परिषद में एक सदस्य थे, उनका नाम था अर्स्किन पेरी, और अर्स्किन पेरी ने कहा है कि ये एक प्रकार से जो है उन्होंने भारत के भविष्य की एक प्रकार से प्रगति के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से समाचार पत्रों के द्वारा जो भारत के लोगों में जागृति फैल रही है उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अर्स्किन पेरी की बात करते हैं, यानी काउंसिल के एक जो सदस्य थे उनका नाम क्या था, अर्स्किन पेरी। और अर्स्किन पेरी ये कहते हैं कि ये जो बिल है पूरी तरह से असंगतपूर्ण है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से एक प्रकार से बिल जो है असंगतपूर्ण है और भारत के भविष्य की प्रगति के लिए घातक है। यानी इस बिल को काउंसिल के सदस्य अर्स्किन पेरी ने कहा कि भारत के भविष्य, भारत के ध्यान रखो, क्योंकि वो कहता है कि भाई ये तो जगाने का काम कर रहे हैं भारत के लोगों को, आप उसको बंद कर रहे हो कि भारत के भविष्य की प्रगति के लिए, भारत के भविष्य की प्रगति के लिए ये एक घातक कदम है, एक घातक है। इतनी बड़ी बात एक अंग्रेज कहता है लिटन के सामने कि भारत के भविष्य की प्रगति के लिए ये एक घातक होगा, ये कहीं ना कहीं कानून ठीक नहीं है। इस प्रकार से अर्स्किन पेरी ने इस बिल का विरोध किया है। कहीं आ जाए कि एक प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध कौन अंग्रेज कर रहा है, तो अर्स्किन पेरी कर रहे हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस बिल का बहुत विरोध किया, इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से कहा, और उन्होंने आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नाराज हैं अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से, इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से इस बिल का उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया और उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं ये आकाश से वज्रपात है, ये तो आकाश से वज्रपात के समान है। मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रकार से वायसराय की काउंसिल के साथ साथ जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रज नेता थे वो भी एक प्रकार से इसका विरोध करते हैं, और इस कहीं ना कहीं अधिनियम के विरोध में आंदोलन बराबर बढ़ता रहा। और इस अधिनियम के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस अधिनियम के विरोध में आंदोलन इस प्रकार से चला कि लॉर्ड रिपन साहब जब आएंगे तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन समाप्त करते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं बात ये कहने का आशय है कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे कि इस तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहीं पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।